मुस्लिम आरक्षण को लेकर के मद्रास हाईकोर्ट और तमिलनाडु सरकार के बीच की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जहां पर तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा गया है कि जो पहले का सरकार का आदेश था, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर था, उस गवर्नमेंट ऑर्डर को बरकरार रखा जाए। तो आखिर ये गवर्नमेंट ऑर्डर था क्या, इस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, इन तमाम बिंदुओं पर यहां पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा टॉपिक को एक बार हम समझ लें, सबसे पहले अगर आप देखें कि मद्रास हाईकोर्ट का फैसला क्या था, जो मद्रास उच्च न्यायालय है उसका फैसला क्या था। मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच थी उसने मार्च 2024 की राज्य के जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, यानी कि सरकारी आदेश था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और इसी के बाद तमिलनाडु सरकार की तरफ से तमिलनाडु सरकार ने 6 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है, जिस स्पेशल लीव पिटीशन में जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था उस फैसले को चुनौती दी गई है। अगर आप देखें इस स्पेशल लीव पिटीशन में जो मेन मुद्दा है, जो मूल पॉइंट है, वो किस बात को लेकर के है, यहां पर जो मेन पॉइंट है, मेन डिस्कशन है, वो इस बात को लेकर के है कि क्या इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग के मुस्लिम, यानी कि बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के रूप में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर के इंपॉर्टेंट फैसला आपको देखने को मिला है और अब अंतिम कानूनी फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल जो आपका जो मामला है, जो विवाद है, वो विवाद हमने यहां पर देखा। लेकिन इस विवाद को हमको डिटेल में समझना पड़ेगा और अगर आपको इस विवाद को डिटेल में समझना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाकर के तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया था 2024 में, उस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था आपको वो समझना पड़ेगा। तो अगर आप तमिलनाडु सरकार की गवर्नमेंट ऑर्डर की बात करें, ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है तमिलनाडु सरकार की जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, तमिलनाडु सरकार का जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन पर जारी किया गया था। और ये जो आपका पूरा फैसला था, इस फैसले में जो गवर्नमेंट ऑर्डर था, इस गवर्नमेंट ऑर्डर में ये कहा गया कि आपका जितनी तमिलनाडु में जितनी भी आपकी कम्युनिटीज हैं, उसमें जो भी आपके शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो भी आपका बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी आपका मुस्लिम बैकवर्ड जो भी आपका मार्जिनलाइज्ड बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो भी आपका डीनोटिफाइड क्लासेस हैं, या जो अति पिछड़ा वर्ग है, या सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये जो आपके तमाम वर्ग हैं जिनको पहले से किसी न किसी फॉर्म में आरक्षण प्राप्त हुआ है, अगर ये अपना धर्मांतरण करते हैं, अगर ये इस्लाम में कन्वर्जन करते हैं, तो भी इनको पिछड़े वर्ग, जो आपका बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम का आरक्षण है, वो आरक्षण इनको प्राप्त होगा। तो तमिलनाडु सरकार के आदेश में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि ऐसी कोई कम्युनिटी जिसको पहले से आरक्षण प्राप्त हो रहा हो, अगर वो इस्लाम में धर्मांतरण करती है तो उस कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम का आरक्षण जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी फॉरवर्ड कम्युनिटी है, कोई अगड़ी जाती है, जिसको पहले से आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो अगर इस्लाम में परिवर्तन होते हैं, उनका अगर इस्लाम में कन्वर्जन होता है, तो उनको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो अगर पहले से आपको आरक्षण मिल रहा है और आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, अगर आपको पहले से आरक्षण नहीं मिल रहा है और आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। यह बात तमिलनाडु सरकार के 2024 के गवर्नमेंट ऑर्डर में कही गई थी। तो ये हमने देखा सबसे पहले कहा क्या गया था। यहां पर अगर आप देखें तो जो व्यक्ति पहले से आपका आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, उनको बाद में आरक्षण मिलता रहेगा, उनको आरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा कन्वर्जन की वजह से। और जो व्यक्ति आपका पहले से जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको यहां पर आपका आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो जो लोग पहले से आपका फॉरवर्ड कम्युनिटीज में है, वो अगर इस्लाम में भी कन्वर्ट होते हैं तो उनको फॉरवर्ड कम्युनिटी में ही माना जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका गवर्नमेंट आदेश में कहा गया था 2024 के आदेश में। अब और हम बात करते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है, इस कोर्स में मुख्य तौर पर आपकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। इस कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपका डिटेल से लेकर के, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपके जितने भी नोट्स हैं, आपको सारे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, सारी किताबें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी आपके घर तक फिजिकल फॉर्म में आपको पहुंचा दी जाएंगी। इसमें आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको मेंस के नोट्स मिलेंगे, इसमें आप आंसर को इवैल्यूएट करा सकते हैं और आपको 3 साल तक का करंट अफेयर का मुफ्त एक्सेस जो है वो इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। तो बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत शानदार पैकेज है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और
बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा 2024 में जो आदेश दिया गया था, उस आदेश के पीछे का कारण क्या था, राज्य सरकार ने इसके लिए क्या तर्क दिया था। तो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में सामाजिक आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, आपकी जो सामाजिक पहचान, आपकी जो धार्मिक पहचान है, वो धार्मिक पहचान आपका सामाजिक और शैक्षिक स्थिति से अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तित कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है, तो वो व्यक्ति केवल पूजा की पद्धति और आस्था का जो तरीका है, यानी कि उसके एक्सप्रेशन का जो तरीका है, वो तरीका यहां पर आपका चेंज कर रहा है। यानी कि अब एक भगवान से दूसरे भगवान की पूजा कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो ऐतिहासिक नुकसान हुआ है, उस व्यक्ति के साथ जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जो उस व्यक्ति का पिछड़ापन है, वो पिछड़ापन धर्मांतरण की वजह से चेंज नहीं हो जाता है। यानी कि जो ऐतिहासिक अन्याय उस व्यक्ति के साथ हुआ है, वो अन्याय अभी भी उसके साथ रहता है। जो तमाम असमानताएं उसने झेली हैं, वो तमाम असमानताएं आपका धर्म के परिवर्तन के बाद भी उसके साथ मौजूद रहती हैं। और इसीलिए आपका तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया था कि हमने जो आदेश जारी किया है 2024 में, उस आदेश में हमने कोई नया आरक्षण का वर्ग नहीं बनाया है, हमने कोई नई कैटेगरी का निर्माण नहीं किया है, बल्कि हमने क्या किया है कि आपका जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांत को हमने बढ़ाया है और मौजूदा आरक्षण के लाभ जो हैं उनको हमने बरकरार रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट तर्क आपका तमिलनाडु सरकार की तरफ से दिया गया था। इस तर्क को हमने देख लिया है। अब यहां पर अगर आप देखें धर्मांतरण के प्रभाव की अगर आप बात करें, और जो आपका मद्रास हाईकोर्ट है, मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें क्या फैसला दिया, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने 1951 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया। सबसे पहले तो मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे फैसले को, जो आपका गवर्नमेंट ऑर्डर है 2024 का, उस पूरे गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया। गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द करने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि 1951 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जो फैसला अपने आप में इस पूरे फैसले को, ये जो पूरा ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑर्डर, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में क्या फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप हिंदू रिलीजन को देखेंगे, अगर आप हिंदू रिलीजन को देखेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति के साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक व्यक्ति की आइडेंटिटी में दो चीजें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? हिंदू जो आपका रिलीजन है उसमें दो आइडेंटिटीज होती हैं, एक आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है और दूसरी आपकी कास्ट आइडेंटिटी है। एक आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी है और एक आपकी कास्ट आइडेंटिटी है। लेकिन जो आपका इस्लाम है, जब आप इस्लाम में धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसके बाद जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें आपके दो एलिमेंट नहीं रह जाते हैं, आइडेंटिटी में आपकी केवल एक ही एलिमेंट रह जाता है और वो एलिमेंट आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी का है। यानी कि जो आपकी कास्ट की आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम में कोई भी कास्ट नहीं है, इस्लाम में कोई भी कास्ट नहीं है। तो ये बात आपका सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के फैसले में कही थी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम विश्वासियों के बीच में समानता का उपदेश देता है। यानी इस्लाम ये कहता है कि उसके जो भी फॉलोअर्स हैं उन सभी के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और इसमें जातिगत पदानुक्रम का कोई भी धार्मिक आधार मौजूद नहीं है। 1951 के ऐतिहासिक फैसले में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है मंजूरी दी थी, इस फैसले में इस्लाम अपनाने वाला जो अब हिंदू है वो अपनी पुरानी जाति खो देता है और केवल एक मुस्लिम बन जाता है। इसी वजह से आपका अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो धर्मांतरण के बाद उसकी कोई कास्ट नहीं रहती है, उसका रिलीजन हो जाता है, और इसीलिए उसको कास्ट बेस पर जो आरक्षण है वो आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, जिस बात को हाई कोर्ट ने भी, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने दोहराया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर हमको पता होना चाहिए, जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो 2024 का तमिलनाडु सरकार का जो आदेश है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, उस गवर्नमेंट ऑर्डर में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, इनको एक साथ कैटेगराइज कर दिया गया है, इनको एक साथ रख दिया गया है। जबकि अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर कई बार इस बात को दोहराया है, तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर इनको सभी को एक साथ रख दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात को दोहराया है, न्यायालय ने लगातार इस बात को माना है कि जो अनुसूचित जाति हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, ये ओबीसी के बराबर नहीं है। यानी कि आपका जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस रही है, हिस्टोरिकल इंजस्टिस शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ ज्यादा रही है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ भी हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ है जितना ज्यादा आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इनको एक साथ, इनको एक बराबर नहीं रखा जा सकता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका डीनोटिफाइड कम्युनिटीज जो है, इनको भी बराबर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि
इनके साथ तो सबसे ज्यादा जो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो डीनोटिफाइड कम्युनिटीज को हुआ है। इनको तो जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो आपकी जो इंटरप्रिटेशन है उसका यहां पर आपको एक तरीके से उसका उल्लंघन आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहां पर जो आपका मद्रास हाई कोर्ट है उसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी एक एंगल यहां पर बताया था। वो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि अगर आप इस पूरे फैसले को देखेंगे तो जो आपका 2024 का गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये 2024 का गवर्नमेंट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों का जो है खंडन करता है। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भारत की जो सरकार है, भारत का जो सिस्टम है उसमें तीन जो आपके ऑर्गन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपका जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई फैसला भारत की हाईएस्ट जुडिशरी की तरफ से दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया है, तो आपका केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, केवल गवर्नमेंट आदेश के माध्यम से उस फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता है। उस फैसलों को केवल दो ही तरीके से रद्द किया जा सकता है, या तो जुडिशरी जो है, या तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस फैसले को चेंज करे, या तो जुडिशरी इस फैसले को चेंज करे, या फिर जो आपका गवर्नमेंट है या आपका जो जिसमें आप मुख्य तौर पर यहां पर लेजिस्लेटिव की बात हो रही है, विधायिका की बात हो रही है, जो आपके लेजिस्लेचर हैं, अगर वो इस संबंध में कोई कानून लेकर के आते हैं तब ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकता है। केवल गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से, केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से इस फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है वो माफ कीजिएगा, इसी वजह से तमिलनाडु सरकार का जो फैसला है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर आपका शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो अब यहां पर अगर आप देखें, दो अलग अलग दृष्टिकोण यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक दृष्टिकोण आपका तमिलनाडु सरकार का है, दूसरा दृष्टिकोण आपका तमिलनाडु की हाई कोर्ट का या मद्रास हाई कोर्ट का है। इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले धर्मांतरण के प्रभाव को लेकर के जो दोनों अलग अलग पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि ये सामाजिक न्याय और शैक्षणिक पिछड़ापन धर्मांतरण के बाद भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस लोगों के साथ हुई है, शेड्यूल कास्ट के साथ, बैकवर्ड क्लासेस के साथ, या आपका मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के साथ, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज के साथ, वो जो आपका इंजस्टिस है वो धर्म परिवर्तन के बाद भी वैसी ही बनी रहती है। जबकि मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि पुरानी जातिगत पहचान जो है वो धर्मांतरण के साथ समाप्त हो जाती है और एक व्यक्ति केवल मुस्लिम रहता है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अगर आप आरक्षण की प्रकृति की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु सरकार का साफ तौर पर कहना था कि हमने कोई भी नया आरक्षण का कोई प्रकार नहीं बनाया है, हमने केवल जो मौजूदा आरक्षण है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, उसी को थोड़ा सा बढ़ाया है। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट का कहना यह है कि यह संवैधानिक आरक्षण जो है, ये संवैधानिक श्रेणियां जो है, यानी कि शेड्यूल कास्ट इज नॉट इक्वल्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये मनमाना है और अवैध विलय है, यानी कि इनको इलीगल तरीके से एक साथ रखा गया है, ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके कानूनी आधार को लेकर के है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से जब ये फैसला दिया गया था, तमिलनाडु सरकार जब ये गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर के आई थी तो उसमें कहा गया था कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये तमिलनाडु की जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर दिया गया है। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा कि यहां पर आपका शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत हो रहा है, ये कार्यकारी आदेश जो है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द नहीं कर सकता है। तो ये दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन, दो अलग अलग व्याख्याएं जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और अब तमिलनाडु की सरकार जो है इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर के गई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिमांड्स की गई हैं, जो कुछ मांग की गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की है कि मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को रद्द किया जाए और 2024 का जो गवर्नमेंट आदेश था उस आदेश को बरकरार रखा जाए। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा है कि इस तथ्य को मान्यता दी जाए कि धर्म परिवर्तन के बावजूद सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जो है वो समाप्त नहीं होता है। तो अपना जो पहले का तर्क था, तमिलनाडु सरकार अभी भी उस तर्क पर जो है बरकरार है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहा गया कि सामाजिक न्याय के व्यापक हित में पात्र धर्मांतरित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की निरंतरता सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपका तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस पूरे फैसले में कही गई हैं। चलिए अंत में आपका एक करंट अफेयर का सवाल है, यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में करंट अफेयर का एक सवाल है जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को अलग अलग संवैधानिक श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्हें एक साथ मिलाना मनमाना यानी आर्बिट्ररी माना जाता है। हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तर्कसंगत वर्गीकरण, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।